एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज है जो ज्यादातर साफ सुथरे, हरे भरे और खूबसूरत हैं, चाहे वहां की नदियां जिनमें बहुत साफ पानी हो या फिर वहां की पोल्यूशन फ्री हवा। और दूसरी तरफ है हमारा देश या फिर हमारे आसपास के देश जहां की हवा में इतनी धूल है और हर तरफ बस कचरा ही दिखाई देता है। नदियों का पानी बिल्कुल गंदा और शहरों की तो बात ही मत करो। क्या इसकी जिम्मेदार है हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन या फिर हमारे यहाँ के लोग जो पान खा के कहीं भी थूक देते हैं या फिर अपने घर का कचरा सड़क पर डाल देते हैं? हेलो नमस्कार, मैं आपकी मिस प्रॉब्लम एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और प्रॉब्लम के साथ। अब अगर पाना है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो विदाउट एनी हेजिटेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साउथ एशियन वर्सेस यूरोपियन कंट्री के बारे में कि क्यों साउथ एशियन कंट्रीज यूरोपियन कंट्री के कंपेयर में काफी पोल्यूटेड है। हम सबको पता है कि पोल्यूशन आज ग्लोबल क्राइसिस है, लेकिन कुछ रीजन्स में प्रॉब्लम ज्यादा सीवर है। साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है जो अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन ये कड़वा सच हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पोल्यूशन और गंदगी भी बहुत ज्यादा है। और इन रियलिटी अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज को यूरोप से कंपेयर करते हैं तो यूरोप में क्लीनलीनेस, अच्छा और वेल मेंटेन एनवायरनमेंट साफ दिखाई देता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? आज की इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे और ये समझेंगे कि क्या वजह है इस बड़े डिफरेंस की। तो अपनी मिस प्रॉब्लम के साथ वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकें, बिकॉज आज की यह वीडियो एक आई ओपनर होने वाली है। साउथ एशियन कंट्रीज के पोल्यूटेड होने का एक बड़ा रीजन है पॉपुलेशन ओवरलोड। क्या आपको पता है साउथ एशिया दुनिया के 25% पॉपुलेशन को केवल 3% जमीन में कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली और ढाका जैसे सिटीज की पॉपुलेशन डेंसिटी 11,000 प्लस पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है और मुंबई की इससे डबल। वहीं अगर हम यूरोपियन सिटीज लाइक सिर्फ अगर हम बर्लिन की बात करें तो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी 4,200 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो साउथ एशिया ओवर क्राउडेड है, जिस वजह से सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक फैसिलिटीज पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। वहीं हम देखा जाए तो हाई पॉपुलेशन मतलब ज्यादा व्हीकल और ओल्ड जो ज्यादा स्मोक और कार्बन इमिट करती हैं। यूरोप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी इफिशिएंट और इको फ्रेंडली है, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन और मेट्रो सिस्टम। साउथ एशिया में लोग अभी भी पर्सनल व्हीकल ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब कार्बन हवा में मिक्स होगी तो हवा तो प्रदूषित हो ही रही है। वही करंट डाटा के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड टॉप 10 पॉल्यूटेड कंट्रीज के लिस्ट में 9 साउथ एशियन कंट्रीज शामिल हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। वहीं यूरोप के कंट्रीज में AQI काफी बेहतर है, जैसे पेरिस और लंदन का AQI एवरेज 40 to 50% रहता है, जबकि साउथ एशियन सिटीज लाइक दिल्ली और ढाका में ये 150 से 300 के बीच में रहता है। तो डिफरेंस साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गैप क्यों है? लेट मी टेल यू। अर्बनाइजेशन और स्लम एरियाज भी यहाँ पोल्यूशन और गंदगी का बड़ा रीजन है। यहाँ रैपिड माइग्रेशन ने सिटीज को अनप्लान्ड बनाया है, जिस कारण यहाँ स्लम एरियाज ज्यादा हैं। जैसे मुंबई का धारावी, ये दुनिया के सबसे बड़े स्लम एरियाज में से एक है। यहाँ के लोग आज भी बेसिक सैनिटेशन और क्लीन वाटर जैसे इश्यूज को बुरी तरह से फेस कर रहे हैं। वहीं अगर हम यूरोपियन सिटीज की बात करें तो ये वेल प्लान्ड हैं, जो ऐसी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करती हैं। ये मैंने करंट सिनेरियो के बारे में बताया, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम की जड़ हमारे हिस्ट्री और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज से जुड़ी हुई है। कैसे? वो ऐसे कि साउथ एशिया के पोल्यूटेड और डर्टी होने के पीछे कोलोनियल लिगेसी का इंपैक्ट है। साउथ एशिया के कई सिटीज कोलोनियल टाइम्स में ट्रेड के लिए डिजाइन किए गए थे, ना कि मॉडर्न अर्बन लिविंग के लिए। वहीं यूरोप ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम पर सदियों से इन्वेस्ट किया है, यानी कि डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन सस्टेनेबल नहीं। वहीं अगर इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंट की बात करें तो साउथ एशिया का फोकस हमेशा से इकोनॉमिक ग्रोथ पर था, जो कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को पीछे छोड़ देता है। एक और डाटा पॉइंट बताता है कि 2023 में इंडिया का टोटल इन्वायरमेंटल एक्सपेंडिचर 28 बिलियन इंडियन रुपीज रहा, जबकि नॉर्वे का 6.5 बिलियन नॉक, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 48.91 इंडियन रुपीज होता है। तो डिफरेंस साफ पता चल रहा है।
जबकि नॉर्वे और इंडिया की पॉपुलेशन और एरिया साइज में काफी डिफरेंस है। वैसे साउथ एशिया के पोल्यूटेड होने के पीछे यहाँ की गवर्नेंस और पॉलिसीज का भी बहुत बड़ा हाथ है। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम बट इट्स ट्रू। यहाँ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन काफी वीक है। यूरोप में स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल लॉ है, जैसे ईयू ग्रीन डील जो 2050 तक नेट जीरो इमिशन का एम रखता है। वही साउथ एशिया में पॉलिसीज तो हैं, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन काफी वीक होता है। कैसे? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यूरोप अपने वेस्ट का लगभग 50% रिसाइकल करता है, जबकि साउथ एशिया का रिसाइकलिंग परसेंटेज 30% से भी कम है। वहीं यूरोप पॉल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज करता है, जबकि साउथ एशिया आज भी आउटडेटेड सिस्टम पर ही डिपेंडेंट है, जिस कारण चाहकर भी साउथ एशिया को कम समय में पॉल्यूशन फ्री बनाना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ यहाँ कल्चरल और बिहेवियर डिफरेंस भी साफ दिखाई देता है। जैसे यूरोप में इन्वायरमेंटल एजुकेशन और अवेयरनेस पिछले कई डिकेड से चलाई जा रही है, और साउथ एशिया में तो लोगों को इसकी अवेयरनेस भी नहीं थी, और ये कैंपेन यहाँ रिसेंट आया है, जबकि रूरल एरियाज में तो इनकी रीच भी काफी लिमिटेड है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग यूरोप में 70% लोग सेग्रीगेट करते हैं, जबकि साउथ एशिया में ये फिगर 25% है। वहीं साउथ एशिया के कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जैसे ओपन डिफिकेशन और वेस्ट बर्निंग पॉल्यूशन को और बढ़ाती हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है, जिसका असर हर साल दिल्ली के स्मोक को कंट्रीब्यूट करता है। वैसे इंसानों की गलती के साथ साथ साउथ एशिया के पोल्यूटेड होने के पीछे थोड़ा सा नेचर का भी हाथ है। कैसे? हिमालय पॉल्यूटेंट को ट्रैप करता है, जो स्मोक बॉल इफेक्ट क्रिएट करता है। वहीं यूरोप का फ्लैट लैंडस्केप पॉल्यूटेंट्स को डिसअपियर करने का मौका देता है। साथ ही राइजिंग टेम्परेचर और अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल साउथ एशिया के वेस्ट और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को और बेकार कर देता है। और इट्स फैक्ट, बट साउथ एशिया दुनिया के सबसे क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन में से एक है, तो इस पे तो ह्यूमंस का कंट्रोल भी पॉसिबल नहीं है। तो देखा आपने कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है साउथ एशिया में, और यही रीजन है साउथ एशिया के पोल्यूटेड और अनक्लीन होने का। अभी तो बहुत सारे लेसन्स हैं जो यूरोप से सीखना है साउथ एशियन कंट्रीज को, जैसे वेस्ट सेग्रीगेशन, स्ट्रिक्टर व्हीकल इमिशन नॉर्म्स और रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट, जो कि साउथ एशिया के लिए एक इफेक्टिव स्टेप हो सकता है। इसके साथ ही अवेयरनेस कैंपेन्स, क्लीन अप ड्राइव और इंडिविजुअल एफर्ट चेंजेस ला सकते हैं। देखा जाए तो इंडिया का स्वच्छ भारत मिशन सैनिटेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करने का एक बड़ा स्टेप था। तो दोस्तों, साउथ एशिया और यूरोप के बीच का ये फर्क सिर्फ सिस्टम की वजह से नहीं है, बल्कि हमारी डेली हैबिट्स और प्रायोरिटीज भी इसमें रोल प्ले करती हैं। चेंजेस पॉसिबल हैं, लेकिन तब जब एक अच्छे सिटीजन होने के नाते हम सब मिलकर कंट्रीब्यूट करें। आज एक छोटा सा स्टेप लेना शुरू करो, वेस्ट सेग्रीगेट करो, प्लास्टिक रीयूज रिड्यूस करो और एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि सफाई और अच्छे एनवायरनमेंट का हक सिर्फ यूरोप का नहीं है, बल्कि हम सब का है। तो लेट्स मेक साउथ एशिया क्लीनर, ग्रीनर एंड हेल्थियर टुगेदर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सभी के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए अपनी मिस प्रॉब्लम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।